हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पॉल साइंस के अंदर हमें बेसिकली होता क्या कि डेट्स में कंफ्यूजन होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि जिस तरह से हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक्स के जो डेट्स थे, इवेंट्स थे, उसको मैंने एक पेपर में बच्चों को बता दिया था। एक जगह पे लिखने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि भैया ये चीज है, और एक जगह पे कंसंट्रेटेड होने से हमें पता होता है उसी को बार बार रिवाइज करके उससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसी तरह से या तो आप लोग पॉल साइंस के अंदर भी क्या करो कि जितने भी आपके 6 तो चैप्टर है, कोई बड़े चैप्टर है नहीं, आप लोग क्या करो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ, बर्लिन वॉल कब खड़ा किया गया, कब गिराया गया, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट डेट है उनको एक जगह पे लिख लो, ताकि जिस दिन आपके एग्जाम हुए उससे एक रात पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है सारे आप लोग रिवाइज कर सको। या तो आप लोग खुद लिख लो, या आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहे कि मैम प्लीज इस पे भी एक वीडियो बना दो, तो मैं सारे ही बना दूंगी, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में भी बहुत डेट है, इसमें भी बहुत डेट है, लेकिन अभी तो आपकी शुरुआत है। अगर आपको बहुत आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करेंगे तो इस तरह के डेट का सामना तो आप लोगों के साथ होगा ही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पॉलिटिकल साइंस के रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ नाटो। नाटो के दूसरे नाम क्या है? ईस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस, वॉर्सो पैक्ट, या नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नाटो है उसके मेंबर कौन थे? जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे अमेरिका के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेस्टर्न अलायंस, बी। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स। इसमें से बर्लिन वॉल के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है गलत है? पहला कह रहा है इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। इट वाज बिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको कब बनाया गया था? 13 अगस्त 1961 को। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म कब हुआ था? 1945 को। तो इमीडिएट तो नहीं बना था, बहुत लंबे टाइम के बाद बना था। तो कह रहा है इट वाज बिल्ड इमीडिएटली आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये स्टेटमेंट गलत है। इट वाज ब्रोकन बाय द पीपल ऑफ 9 नवंबर 1989, ये भी ठीक है। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो ये जो है कि बी की इट वाज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर सेकंड वॉर, तो ये जो है वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट है कि विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है वो कैसे क्यों बना था? किसके कौन से इवेंट के बाद बना था? रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद बना था, बर्लिन वॉल गिरने के बाद बना था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है? फटाफट से मुझे कमेंट करें। तो बेसिकली पहला जो है वो रशियन रेवोल्यूशन जो हम बोल रहे हैं, 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। कह रहे व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन यूएन। देखो इंडिया ने यूएन कब ज्वाइन किया, तो हमको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को बन गया। उसकी साल 30 अक्टूबर, उसी साल एक हफ्ते बाद लगभग, कि भारत ने भी यूएन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को कब बना था? यूएन बना था। 30 अक्टूबर को भारत ने यूएन को ज्वाइन किया था। कह रहा डैश इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। जो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भैया इंटरनेशनल लेवल पे वो देखता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को? तो इसका आंसर है फिफ्थ का ए, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक इश्यूज आर डील बाय मेनी एजेंसी ऑफ यूएन, चूज द ऑड वन आउट। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज है जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनको टैकल करती है, उनको देखती है। तो इसमें कह रहा है कौन सा जो है वो ऑड है, वन है। तो इसमें सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली, क्यों? क्योंकि ये एजेंसी नहीं है, ये यूएन का 6 प्रिंसिपल जो ऑर्गन्स है उसमें से है। नेक्स्ट है कि इंडिया कंडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर डैश एंड डैश। तो आपको दोनों ही याद रखना है। फर्स्ट जो हुआ था 1974 में हुआ था, सेकंड जो हुआ था 1998 में हुआ था। जब फर्स्ट हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, सेकंड जब हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। कह रहे थे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। जब नेहरू जी ने फॉरेन पॉलिसी बनाई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी के पास 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे। एक तो देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट, दूसरा जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को अपने पास रखा था। तो उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे फॉरेन पॉलिसी का? टू प्रिजर्व हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, बिल्कुल था। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये भी था। प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी था। टू स्टैब्लिश अ कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इंडिया, ये इनका बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो इसका आंसर ए बी सी, यानी कि 8th का हमारा आंसर हुआ ए बी सी, ओनली 3 ही थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ऑपोजिशन पार्टी। इंडो चाइना जो वॉर हुआ था उसको ऑपोजिशन पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है कि सीपीआई विच वाज फेवर ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन के फेवर में थी, ग्रो क्लोजर विद द कांग्रेस, बिल्कुल सही है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रोक अप इन 1963। कम्युनिस्ट पार्टी जो है
वो ब्रोकअप यानी कि टूट गई थी 1963 में। जी नहीं, 63 में नहीं टूटी, 64 में था। आप लोग आंसर एक बार बुक में भी चेक करिएगा, 1964 है। नेक्स्ट है कि ऑल्टर द सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट थ्रू द लीडर्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। नागालैंड वाज अ गिवन स्टेटस, तो फॉर ए सी डी देखते ए सी डी कौन सा आंसर है, तो 9th का हमारा सी है। नेक्स्ट है कि वी चूज द ऑड वन आउट विद द रिस्पेक्ट टू द 5-year प्लान। जो 5-year प्लान है इसमें कौन सी लाइन जो है वो ऑड है, यानी कि उसका कोई हिस्सा ही नहीं था। पहला कि जो फर्स्ट और 5-year 52 से लेकर 57 के बीच में, यही सबसे ऑड वन है क्योंकि 1951 से लेकर 56 में हुआ था। दूसरा कि एग्रीन सेक्टर को, एग्रीकल्चर को ज्यादा हमने जोड़ दिया था, बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एलिमिनेशन, ये भी सी है। स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस, तो ये जो है कि 52 से 57 जो टाइम पीरियड है वही सबसे पहले गलत है। नेक्स्ट है द यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन, कि भैया यूएन जो बनाया गया वो इसलिए नहीं बनाया गया कि ह्यूमैनिटी को वो हेवन मिल जाएगा, बट सेव फ्रॉम द हेल, लेकिन नर्क होने से जरूर बचाएगा। ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, कोफी अन्नान ने कहा था, बान की मून ने कहा था, कि डैग हैमरसोल्ड के द्वारा लाइन कही गई है? जैसे आप लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करोगे फर्स्ट बुक के, आपको ये दिख जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, यूनाइटेड नेशन में। कह रहे व्हेन पंचशील एग्रीमेंट साइन, ये मैंने कल भी कराया था, बार बार पंचशील एग्रीमेंट में आपको करा रही हूँ। तो 12th का हमारा आंसर है सी, 1954। हालांकि चाइना ने इसको तोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, रशिया सक्सेसर क्यों बना यूएसएसआर का? हमको पता ना कि 50 रिपब्लिक्स थे, सब सेकंड जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, सब अलग अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन रशिया जो है वो सक्सेसर बना, यानी कि यूएन की जितनी भी सीट, यूएन की जो सोवियत यूनियन की जो सीट थी यूएन के अंदर वो रशिया को मिला, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे वो सारे जो है इसी को है। तो इस रीजन क्या है, क्यों हुआ, क्यों रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, क्योंकि सीआईएस बना था इसीलिए? ये तो बिल्कुल भी रीजन नहीं है। इट इनहेरिटेड द सोवियत यूनियन सीट इन द यूएन, तो ये बिल्कुल सही, उसको सीट मिला था। इट वर द लार्जेस्ट रिपब्लिक, या बोरिस येल्सिन वाज अ क्रिस्मैटिक देन गोर्बाचेव। तो देखिए फर्स्ट जिसमें ऑप्शन होगा उसको पहले ही काट दो, यानी कि ए और डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं है। अब बी और डी में देखना है, बी इनहेरिटेड सोवियत यूनियन, ये तो दोनों में ही है, और क्योंकि ये तो आंसर होना ही होना है। अब आपके पास क्या बचता है? सी, इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक था, ये बोरिस येल्सिन वाज अ क्रिस्मैटिक देन गोर्बाचेव। तो उस टाइम से बोरिस येल्सिन थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, उनकी पर्सनालिटी बड़ी थी, वो जो भी बोल रहे थे उस टाइम पे लोग बड़ा ट्रस्ट कर रहे थे। आपने देखा कि उन्हीं के लीडरशिप में जो है 3 बेलारूस, यूक्रेन ने अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो ये जो आंसर है हमारा बी और डी, ठीक है, ये जो हमारा 13 का आंसर है डी, बी और डी जो है ये इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाई डिड इंडियन गवर्नमेंट साइन द ट्रीटी विद सोवियत यूनियन 1971। हम सबको पता है कि सोवियत यूनियन और भारत के बीच में 20 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था। तो क्यों हुआ था, क्यों किया था? पहला कह रहा है इंडिया नीड डिप्लोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश बांग्लादेश क्राइसिस के लिए। इंडिया वाज वेरी क्लोज टू यूएसएसआर, इसीलिए क्या था, इंडिया वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम यूएस, ये बिल्कुल रीजन है कि स्टे अवे यूएसए से अलग रहने के लिए। फॉर स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर, देखिए जो फ्रेंडशिप करते हैं कोई भी देश इंटरनेशनल लेवल पे, या तो वो जो है उनका दोस्ती कभी भी किसी का एम नहीं होता अपना बेनिफिट, मैंने बताया ना कि डिप्लोमेटिकली या फिर किसी तरह से उनके अपने बेनिफिट को ढूंढना होता है। कोई भी देश परमानेंट ना तो किसी का दुश्मन होता है ना परमानेंट कोई दोस्त होता है, वो अपने बेनिफिट के लिए रिश्ते बनाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम ये तो अगस्त में हुआ था जो भी ट्रीटी साइन हुआ था, लेकिन हमारा जो एक बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था वो तो दिसंबर की बात है, तो पहले ही मतलब ये कैसे हो सकता है? देखिए जब वॉर होता है ना तो वॉर का माहौल ऐसा नहीं होता है कि ठीक है एकदम से कोई हम पे अटैक करते हैं। सामने वाले देश को पता होता है कि सामने वाला देश क्या बदमाशी कर रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है, तो पहले से वो देश क्या करता है उस चीज को भाप लेता है। तो उसी टाइम पे 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि बहुत पॉपुलर देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें पता था कि भैया ये जो आने वाले टाइम में 2-3 महीनों में सिचुएशन खराब हो सकती है, और उसको ये भी पता था कि भैया जो पाकिस्तान है वो तो अमेरिका के ग्रुप में शामिल है, तो अमेरिका का सपोर्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब हमको भी तो एक ऐसे सुपर पावर की जरूरत थी कि अगर हमारा युद्ध हो जाता है, छिड़ जाता है, तो वहां से अगर उसको अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी सुपर पावर की जरूरत थी। तो इसीलिए हमने क्या कहता है यूएसएसआर की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लिया, ताकि हमें जो भी डिप्लोमेटिक और जो भी मिलिट्री सपोर्ट है वो हमको अगर मिल जाए अगर युद्ध हुआ तो। बात समझे, उस टाइम पे नहीं था कि युद्ध होगा, लेकिन माहौल तो पहले से ही बन रहा होगा ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, कि इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिकली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द, ये चीज हम ले सकते हैं, लेकिन हमेशा देखना कि हमेशा जो बेस्ट वन आपके पास ऑप्शन होता है, जरूर नहीं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो यही ऑप्शन है, आपको उस टाइम पे देखना होगा सबसे बेस्ट वन कौन सा बन रहा है, समझ में आए। तो कुछ चीजें जो होती है वो एक तरह से
हम कहते हैं ना, जो डेट वगैरह में हम इधर उधर चेंज नहीं कर सकते कि हाँ जी ये डेट ये इसी पे रहेगा, लेकिन कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बेस्ट वन जो वो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। ये जो यहाँ पे वर्ड है कि ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस, यहाँ पे बांग्लादेश क्राइसिस ऐसा लग रहा है भाई बांग्लादेश क्राइसिस हो चुका था, बट स्टेटमेंट थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दे सकते हैं कि भाई बांग्लादेश क्राइसिस के कारण, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन उससे पहले ही खराब होनी स्टार्ट हो जाती है दो देशों के बीच में। नेक्स्ट है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अरोज व्हेन चाइना, भैया चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट कब हुआ कि जब चाइना ने क्या करा, अक्षय चीन और जो नेफा है उनके ऊपर जब इंडियन टेरिटरी के अंदर उसने क्या करा था, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया उस एरिया पे। 15 का हमारा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि असर्शन कि नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है कि नीति आयोग को बनाया है इसीलिए गया था ताकि हमने कहा ना स्मार्ट इंडिया बनेगा, ज्यादा तेजी से काम होगा, तो भैया ज्यादा तेजी से काम होगा, ज्यादा एडवांस लेवल पे काम होगा, तो हमें उसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन भी तो चाहिए जो टेक्निकल सपोर्ट करे, तो नीति आयोग को इसीलिए बेसिकली बनाया गया था। इट इज द थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, थिंक टैंक है। एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट फॉलो द बॉटम अप अप्रोच। तो जो 16 हमारा बिल्कुल सही, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसको देखिए पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असर्शन की इंडिया फेस्ड मैनी चैलेंजेस एंड वन ऑफ द मेन चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबको पता है कि इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, भारत आजाद हुआ, लेकिन वन ऑफ द चैलेंजेस में से एक मेन चैलेंज क्या था, नेशन बिल्डिंग का। ये वन ऑफ द, और भी थे 3 हमने पढ़ा था, एक उसमें से ये भी था, बिल्कुल सही है। क्यों अब प्रॉब्लम थी नेशन बिल्डिंग की, इंडिया वाज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड पीपल स्पोक वेरियस लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजियस। सीधी सी बात है, भारत में तरह की लैंग्वेज बोले जाते हैं, कल्चर्स है, जिसके कारण जो कई बार डर लगता है कि भैया सब में अगर सेपरेटिज्म की भावना आ गई है समझ में, तो दिक्कत होने की और देश अलग अलग भागों में टूट सकता है। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और सही तरह से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। पोल साइंस के बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ भैया, छुट्टी ही नहीं दी उन्होंने, बड़ा गलत काम किया। नेक्स्ट है असर्शन की सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। सोवियत यूनियन है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से पीछे रह गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कुड नॉट फुलफिल पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ पीपल, भैया जनता की जो एस्पिरेशन थी वो पूरे नहीं कर पाई, शायद इसीलिए वो गिरा। आगे हम पढ़ेंगे। सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान ऑल्सो वीकन द सिस्टम ऑफ, ये भी रीजन है कि जो सोवियत यूनियन जिन्हें ज्यादातर क्या करा कि देखिए कि 10 सालों तक अपनी आर्मी कहां पे रखा उन्होंने, अफगानिस्तान में। और जब 10 सालों तक आप सोचिए इतना बड़ा पैसा खर्च करें, तो सीधी सी बात है आपका बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिल जाता है। उस पैसों से हम अपने देश की डेवलपमेंट कर सकते, जनता की एस्पिरेशन जो पूरा कर सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये जो रीजन है जिसके कारण जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसका असर्शन रीजन दोनों इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ये दोनों रीजन ही बता रहे एक तरह से। नेक्स्ट हमारा 19th है सोशल रेवोल्यूशन इन रशिया 1917 गिव बर्थ टू यूएसएसआर। बिल्कुल सही है, 1917 में जो रशियन क्रांति हुई थी जिसके कारण ही यूएसएसआर अस्तित्व में आया। कह रहा है कि टू एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। ये 1917 में क्रांति के ही कारण तो हुआ था कि सोशलिज्म पे पूरा बेस्ड था, और जिसमें कहा गया था भाई आपको जो मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो यानी कि रेवोल्यूशन के कारण ही तो सोशलिज्म आया, सोशलिज्म कारण ही आया, तो यानी कि आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है, तो बिल्कुल है कनेक्टेड। तो अगर ऊपर वाले से असर्शन और रीजन आपस में कनेक्शन दिख जाए स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है कि पार्टीशन वाज डिस्क्राइब एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट। जो पार्टीशन हुआ था, जैसे एक इंसान के शरीर को भैया उसके आत्मा को 2 भागों में बांट देते, तो भारत का भी कुछ ऐसा ही डिवीजन बिल्कुल हुआ था। भारत एक देश था, लेकिन भारत को 2 टुकड़े कर दिए गए थे धर्म के आधार पर। कह रहा इंडिया वाज पार्टीशन्ड विद 2 पार्ट्स, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के 2 टुकड़े हो गए थे। तो ये असर्शन भी ठीक कह रहा है, रीजन भी ठीक कह रहा है, और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। कह रहे थे रीजन ऑफ अरब स्प्रिंग। जो अरब स्प्रिंग हुआ था, स्पेलिंग गलत है स्प्रिंग की, उसको इग्नोर कीजिएगा। कह रहे थे रीजन ऑफ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का रीजन क्या है, क्यों हुआ था? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के कारण, सोशलिस्ट सिस्टम के कारण, पोस्ट कोल्ड वॉर के कारण, कैपिटलिस्ट। तो ऑटोक्रेटिक यहाँ पे जो अपनी तानाशाह सरकार थी जिसके कारण यहाँ पे अरब स्प्रिंग हुआ था। जनता को सुनने को तैयार नहीं थी, करप्शन, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कह रहा है सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गेट टुगेदर इन डैश। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो आपस में एक साथ हुए, कब हुए, डेट बताना है। एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अ प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री, इट वाज कॉल्ड। कि कब इकट्ठे हुए और जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, प्रपोजल बनाया था ताकि जो इकोनॉमी को प्लान किया जाए, उसको क्या कहा गया? तो इसका आंसर है हमारा 22 का बी।
कि 1944 में हुआ था और इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि असर्शन कि इंडिया वाज ऑलवेज कंसिडर एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी और रिफ्यूज टू साइन इट, बिल्कुल साइन करने से मना किया था क्योंकि तुम सुपर पावर ने तो भैया बना लिया, अब तुम दूसरों पर बैन करना चाहते हो, ये तो गलत है, बिल्कुल सही है। देखिए इंडिया हैज कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 एंड कमिटेड टू यूज न्यूक्लियर पावर टू पीसफुल पर्पस। तो भारत ने जब बनाया, भारत ने क्लियरली बोला कि भैया हम जो अपना न्यूक्लियर बना रहे हैं केवल और केवल हम पीसफुल पर्पस के लिए बना रहे हैं, हमारा जो एम है वो अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना नहीं है, हम केवल अपने मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे और हम पे कोई अटैक करेगा तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए करें, पीसफुल पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है। नेक्स्ट है गिव द कंटेम्परेरी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हाउ कैन यूएन प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल। कि आज के टाइम में भैया वो जो है आज की जो रियलिटी है वर्ल्ड की, इसमें यूएन कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमारा सबसे सही आंसर क्या है कि बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कॉलिंग फॉर चेंज, ये जो है इस पे काम करके वो और ज्यादा एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, भारत को आजादी मिल गई पर जो महात्मा गांधी थे वो किसी भी सेलिब्रेशन में किसी भी उन्होंने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं भाग लिया, क्योंकि वो कहां पर थे, तो इसका आंसर है हमारा भैया वो कोलकाता में थे। जो लोग घायल हुए थे दंगे में होते उन सब की वो एक तरह से मिल रहे थे, उनकी वो देखभाल के लिए गए थे। इसका आंसर हो गया सी कोलकाता। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी वॉज डीपली कंसर्न अबाउट, महात्मा गांधी किसके बारे में चिंतित थे। मुस्लिम शुड बी अलाउड इन इंडिया डिग्निटी इक्वल सिटीजन, कि भैया जो मुस्लिम लोग यहाँ पे रह गए पार्टीशन के बाद भी उनको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ मिलना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप बड़े करवे तरीके से स्टार्ट हुए थे उसको लेकर चिंतित थे। फाइनेंशियल कमिटमेंट टू पाकिस्तान के साथ तो फाइनेंशियल कमिटमेंट किए गए थे कि भारत ने, नेहरू जी ने मना कर दिया था क्योंकि जिस साल भारत आजाद हुआ था उसी साल पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया, हम उसको पैसा दे रहे बट उन पैसों का इस्तेमाल वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे ना करके वो हथियारों खरीद रहे हैं और हम पे ही अटैक करने के लिए यूज कर। इसके बाद नेहरू जी ने और बाकी नेताओं ने कहा था हम अपनी जो कमिटमेंट है हम इसको पूरा नहीं करेंगे। तो इस चीज से जो गांधी जी थे काफी चिंतित थे, अनशन पे बैठ जाते थे, फिर बाद में उनको देना पड़ा। तो ये सब चीजों से क्या थे, वो सारी चीजों से परेशान थे। खैर वे अनशन वो इंडिया में ही करते थे, पाकिस्तान उनको पता है कि उनकी चलेगी नहीं, इसीलिए वो यहीं पे करते थे। नेक्स्ट है कि आफ्टर असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी विच ऑर्गेनाइजेशन वो बैन फॉर द सम टाइम, कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टाइम के लिए बैन कर देता, तो आरएसएस को बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि इसमें आपको स्टेट को आइडेंटिफाई करना है कि इट वाज अ लार्जली प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा था। कह रहे इस जो रूलर था उसका टाइटल जो है निजाम था। अब तो आपको समझ में आ गया, इट साइन स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया और रूलर वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहता था। तो ये इंडिपेंडेंट तो भैया कश्मीर भी रखना चाहता था, लेकिन इसने क्या बोला, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, और उसके रूलर को निजाम बोलते थे। अब तो समझ में आ गया होगा 28 का हमारा आंसर क्या है, हैदराबाद। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट, की आपको पता होगा विशाल आंध्रा मूवमेंट चला था आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए, लेकिन 56 डेज के बाद जो नेता थे श्री राम लुलू, उनको क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। तो फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई आंध्रा को सेपरेट स्टेट बना दिया जाएगा। पर ये डिक्लेरेशन जो आया था कब आया था, दिसंबर 1952 में। इसके बाद देश में जगह जगह और ज्यादा मूवमेंट हो गए कि अब लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा कि विच वाज द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच वाज लेड बाय द शेख अब्दुल्ला द नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी ये पार्टी जो है काफी एक्टिव है। नेक्स्ट इसी के आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला है कि नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो न्यू हमारा टॉपिक ऐड हुआ जिसमें हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़े, उसी में कि नेशनल यूनिटी डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 31 अक्टूबर को करते हैं। उस दिन क्या होता है आपको पता ही है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनका जन्मदिन आता है और उसी दिन को याद करके नेशनल यूनिटी, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट को यूनिट जो भी इंटीग्रेशन का जो पूरा काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो इसलिए यूनिटी जो है उन्हीं से ही हम लोग याद रखते हैं। तो इसका आंसर है बी 31 अक्टूबर। हालांकि ये बेसिकली मोदी जी के आने के बाद ये स्टार्ट हुआ है। द टाइटल ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद को जो रूलर है उसका टाइटल क्या होता था, निजाम। ये भी आपको पता ही है, ऑप्शन दे रहे सरदार, महाराज, पर हम सबको पता है इसका आंसर है निजाम। नेक्स्ट है पंचशील एग्रीमेंट साइन ऑन। अभी हमने पंचशील एग्रीमेंट किया, बार बार हम पंचशील एग्रीमेंट को देख रहे हैं।
29 अप्रैल 1954, तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है चाइना टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत। भैया चाइना ने कंट्रोल कब कर लिया तिब्बत पे? तो इसका आंसर है 3 1950 में, 1950 में। नेक्स्ट है कि इन इंडिया हु इज नोन एज आयरन मैन, कि आयरन मैन किन्हें इंडिया में कहा जाता है? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यार उन्होंने काम भी इतने बड़े किए थे कि उनको टाइटल बिल्कुल भी जचता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड कहाँ पे थे? आपको पता है किनके याद में बनाया गया है इसको? तो कहाँ के थे? वो गुजरात के थे, इसीलिए ये भी मोदी सरकार ने ही बनाए थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए। कह रहे व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश, जो कब इसको स्टैब्लिश किया गया, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है ए, कि 1953 में बना था। उसके बाद जो एक्ट पास किया गया वो अलग क्वेश्चन है। ये एक्ट बने थे कि सच में भैया कैसे काम किया जाए, फिर बाद में वो एक्ट पास हुआ था। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? सबको पता है भैया, 8th का आंसर है हमारा 2 प्लानिंग कमीशन। हालांकि एनडीसी जो है वो भी अब कोई काम नहीं कर रहा, बट अभी उसको ऑफिशियली खत्म नहीं किया गया। कह रहा इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन किया? तो भी हमने इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं कि 30 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन अभी भी हमने रिपीट किया था। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? जो प्लानिंग कमीशन का होता था प्राइम मिनिस्टर, सेम नीति आयोग के भी वही हम चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट है कि फर्स्ट समिट जो है नाम का कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? बच्चे को रट गया होगा जिसने एक बार भी पहले चैप्टर पढ़ा होगा, बेलग्रेड और 1961। अब तो बस लड़क एग्जाम हो ही जाए, इतने हम पढ़ चुके हैं। द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वो सेटअप, जो प्लानिंग कमीशन है वो कब बनाया गया था, कब सेटअप किया गया था? आंसर 1950 में। सारे डेट के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? आंसर है के एंड दास। देखिए पीसी महालनोबिस जो है उन्होंने सेकंड किया था, जिसमें इंडस्ट्री को ज्यादा था, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के दोनों दी हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पीसी महालनोबिस बहुत बार हमने 5 ईयर प्लानिंग में देखा है। तो पीसी महालनोबिस ने जो ड्राफ्ट किया था वो सेकंड 5 ईयर प्लान किया था, जो फर्स्ट है वो के एन राज के द्वारा किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा 13 का सेकेंड। नेक्स्ट कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अभी देखा आपने स्टेट कमीशन जो बना था वो तो 1953, बस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो हमारा आंसर है बी 1956 में, 3 साल के बाद। नेक्स्ट है द महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड अ मर्जर एग्रीमेंट, कि मणिपुर के राजा ने कब मर्जर एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया था? इसका आंसर 1949 में। भारत आजाद हुआ 47 में, 48 में हैदराबाद आया और मणिपुर भी 1949 में आ गया। WTO सर्विंग एज सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? WTO किसका सक्सेसर? इसका आंसर हो गया जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, तो यानी कि इसका आंसर है 16 का ए। नेक्स्ट है कि यूएन सेलिब्रेटेड ऑन, यूएन जो है एवरी डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूएन जो है बेसिकली 24 अक्टूबर को किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो यूनाइटेड नेशन बेसिकली बना था। तो 17 का हमारा आंसर है ए, 24 अक्टूबर। देखिए दोनों ही याद रखना, यूएन बना कब, यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, भारत ने कब का ज्वाइन किया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इराक ने किसके ऊपर इन्वेट किया था अगस्त 1990 में? कुवैत के ऊपर। याद होगा इराक ने किसके ऊपर किया था? कुवैत के ऊपर किया था। नेक्स्ट है यूएस ने लॉन्च अगेंस्ट ऑल दो सस्पेक्टेड टू अटैक ऑफ 9/11। कौन सा ऑपरेशन चलाया था यूएस ने जो भी 9/11 के सस्पेक्टेड थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप ये भी पता होगा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑपरेशन था, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि कहां पे उसे रखा गया। डैश बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत यूनियन 1985। कौन बने थे जनरल सेक्रेटरी, जो कि लास्ट थे बेसिकली? तो 20th का आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट सेक्शन बी में है कि डैश वाज द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1917। 1917 की क्रांति का मेन लीडर कौन था? आंसर है व्लादिमीर लेनिन। सीक्वेंस भी याद कर लेना, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। नेक्स्ट है द ईस्टर्न अलायंस। देखिए हमने वहां पे वेस्टर्न अलायंस पूछा था, यहाँ पे ईस्टर्न अलायंस पूछ रहे थे। ईस्टर्न अलायंस जो है वार्सा पैक्ट के जाने जाते हैं। द इंडिया साइन फ्रेंडशिप ट्रीटी, देखा ऊपर से क्वेश्चन आ गया था क्यों साइन किया था, यहाँ पे कब साइन किया था? तो दोनों ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कब साइन किया था? 1971 में। नेक्स्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है कब से कब तक चला था? तो भैया 39 से 45 के बीच में। बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये भी आपको याद रखना है। कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, फर्स्ट वॉर कब से कब तक चला, सेकंड वॉर कब से कब तक चला, ये सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बिकॉज डैश बिकम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर। सुपर पावर का जो मेन एरिना था, बेसिकली जो मेन लड़ाई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? तो वो यूरोप से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि हम देखा था ना, यूरोप ही दो भागों में बट गया था,
ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप। तो मेन एरिना कौन सा बन गया था? यूरोप। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। कोल्ड वॉर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो ये गलत है कि यूएसआर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर, जो डायरेक्टली जो है वो कभी भी वास्तव में वो नहीं आए थे। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सोवियत यूनियन के नेचर को गलत बता रहा है? तो इसका आंसर है कि यहाँ पे पीपल एंजॉय इकोनॉमिक फ्रीडम। देखो वहां के लोगों को कोई इकोनॉमिक फ्रीडम, आजादी नहीं थी, अपने मन की बात भी नहीं बोल सकते थे, कभी कभी कार्टून चुटकुले के द्वारा वो लोग दिखाते थे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर में बताना कि फिर क्या हुआ, पहले क्या हुआ। तो पहले देखिए सोवियत यूनियन ने कब किया? 1979 में इन्वेड किया। बर्लिन वॉल कब गिरा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनियन। तो इसमें आपको सिर्फ डेट याद हो, डेट होने के साथ आपको पूरा ही याद हो जाएगा कि कैसे कैसे आपकी अरेंजमेंट हुई है। तो इसका आंसर पहले क्या होगा? सबसे पहले फोर्थ रशियन रेवोल्यूशन। देखो फोर्थ सबसे पहले कहां पर है? फिर सोवियत इन्वेजन हुआ, फिर बर्लिन वॉल गिरा। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी। सीटीबीटी का जो फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। थोड़ा टाइम आप लोग का बचा रही हूं ताकि आप लोग बेटावट करते जाए। कह रहे इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट सेकंड दोनों ही हम कर चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट पूछा है तो 1974। ऊपर के पेपर सॉल्व कर लोगे तो ये सारे आंसर आपको ऑलमोस्ट आते ही होंगे। नेक्स्ट है कि अरब इजराइल वॉर हुआ क्या था, कब था? जब एंटायर वर्ल्ड वर अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक ड्यू टू द मैसिव हाइक इन द ऑयल प्राइस बाय द अरब नेशन। जो अरब नेशन में जो है प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1973 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर कौन थे जिन्होंने क्रॉस ओवर किया था इंडिया में, मतलब उन्होंने आश्रम लिया था? इसका आंसर है दलाई लामा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओके। भैया हम तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, बट उसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं। कह रहे चाइनीज इन्वेजन सबको पता है 1962 में हुआ। तो जो कल हमने किया था उस तरह से हमारी एक तरह से रिवीजन हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट, आजादी से पहले भारत में कितने प्रिंसली स्टेट थे? 565। ये सब बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप लोग बार रिवाइज करिए कि इजी कई बार हम मुश्किल चक्कर में इजी को भूल जाते हैं। अब थोड़ा सा एसेशन रीजन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दरकार है कि टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय मुस्लिम लीग बिल्कुल दी गई थी। देयर वाज नो सिंगल बेल्ट। तो ठीक है कि ये जो स्टेटमेंट है 16 जो है अपने आप में ठीक है कि एक जो स्टेटमेंट देखेंगे दोनों सही लग रहे हैं, पर आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ सही है, बट इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। नीति आयोग जो थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, प्लानिंग कमीशन की तरह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो हमारा एसर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट इन 1991, बिल्कुल ठीक है। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ रिसोर्सेज मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अरेंज। ये बिल्कुल सही है कि यूएस डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसको डिसइंटीग्रेशन के कारण बता रहे, इसका आंसर हुआ ए। इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और कई सही एक्सप्लेन भी उसको कर रहा है। पोल साइंस में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर ठीक ठाक आएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। असर्शन कह रहा है कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे इन्वेट किया, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या करा? एक मैंडेट जारी किया था, लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और सही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि उसने अटैक किया था तभी तो उसको मैंडेट जारी करना पड़ा। डैश द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी। अभी प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी कौन है? तो इसका आंसर है डी, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट जो है आपको पता है कि छोटा सा पैराग्राफ देते, पैराग्राफ में आंसर कई बार मिलता नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। लिखा है हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, इट्स रूलर कैरी टाइटल निजाम, ही वांटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद, हम देख चुके हैं। ही एंटर इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड-इन एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर व्हेन नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। इन द मीन टाइम, इसी बीच में मूवमेंट ऑफ पीपल वाज हैदराबाद अगेंस्ट निजाम खिलाफ फोर्स इकट्ठी हुई, विच वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर है हैदराबाद। सबको पता है सबसे बड़ा जो है वो जो स्टेटस था वो हैदराबाद था। वहां के जो रूलर होते थे बहुत ही अमीर में माने जाते थे, इसलिए किसी भी कंडीशन में हैदराबाद को तो मिलाना ही था। नेक्स्ट एक व्हाट वाज द कॉल्ड निजाम्स पैरामिलिट्री फोर्स। निजाम के पैरामिलिट्री फोर्स को क्या बोलते थे? रजाकार। छोटे छोटे क्वेश्चन से याद रखना है कि व्हेन इंडियन आर्मी मूव टू कंट्रोल द निजाम फोर्स। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ना कब? नवंबर 1947। यहाँ पे 1947 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है? रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट। जो ज्यादातर जो रूलर जिन्होंने एक साइन किया था एग्रीमेंट से, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
जो भी भारत के साथ मर्ज होता था उसे इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ता था। नेक्स्ट कह रहा है डैश वाज नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। हैदराबाद टाउन जो था वो मेन नर्व सेंटर बन गया था। तो चलिए यहाँ पे जितने भी हमारे पोल साइंस क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे, असर्शन रीजन भी किए, सिंपल एमसीक्यू के, वेसवर्स बेस्ड क्वेश्चन भी किए। तो बस आपको क्या करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज तो हम लोग बहुत कर चुके, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। जितने भी सैंपल पेपर ज्यादा ज्यादा हो सके मेरे पास जितने भी है मैं सारे सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों से। बाकी डेट के लिए या तो आप खुद बना लीजिए या मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं एक वीडियो बना लूंगी जिसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है सबको एक साथ कंपाइल कर लेंगे। एक साथ देखने पे चीजें हमें थोड़ी आसान लगती है और ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ भूल ना जाए। तो आप एग्जाम की रात के पहले या एग्जाम के दिन सुबह उठ के आप उसको रिवाइज करेंगे और सारे डेट आपको याद रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए या आप खुद ही बना लेंगे। थैंक यू।